जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो है एंशिएंट हिस्ट्री को फिनिश कर लिया था और हमने आखिरी चैप्टर में गुप्तोत्तर काल के बारे में भी देखा था। उसके बहुत सारे जो चैप्टर बचे हुए थे हमने उसको देखा था और हमने बताया था कि आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त करके मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री के दोस्तों कई इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। एक तो उसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, और दूसरा जो है मध्यकाल वाला हिस्सा। पूर्व मध्यकाल में 700 से 1200 ईस्वी की जो घटनाएं हैं, 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं उसे इसमें समाहित किया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने 600 ईस्वी से पहले की जो घटनाएं हुई थी, आदिकाल से लेकर के 600 ईस्वी तक की जो भी घटनाएं हुई थी हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था। कई सारे इतिहासकार जैसे कि रामचंद्र शर्मा या फिर दूसरे उपेंद्र शर्मा सर जैसे इतिहासकारों ने इसे दो भागों में ऐसे ही बांटा है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में क्या हो जाता है, मध्यकाल में दो तीन चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्यकाल में, जैसे कि आप देखा होगा सल्तनत काल के बारे में और मुगल काल के बारे में। तो कुल मिला के दो वहाँ पर चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप एक और मान लो तो मराठा साम्राज्य हो जाता है। लेकिन ये पूर्व मध्यकाल में ऐसा है ना, जब भी हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं हम लोग कि एक साम्राज्य के विघटन, है ना, एक साम्राज्य के विघटन होने और दूसरे साम्राज्य के गठित होने के बीच में बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज आता है, और ट्रांजिशन फेज में कई सारे छोटे छोटे राजवंश स्थापित हो जाते हैं, है ना। एक साम्राज्य और दूसरे साम्राज्य के बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि एक के बिगड़ने में जब एक का पतन होता है और दूसरे की जो है स्थापना होती है दूसरे साम्राज्य की, इसके बीच में कई छोटे छोटे राजवंश जो हैं पैरेलल में समानांतर में चलते रहते हैं, एक के बाद एक कई बार सारे वंश स्थापित होते हैं। हमने मौर्योत्तर काल में भी देखा था कि जब मौर्य वंश की जो है पतन हो गया था तो उसके बाद कई सारे वंश हमने देखा था कि शुंग वंश, कण्व वंश, है ना, स्थापित हुए थे मौर्य वंश के पतन के बाद। और हमने देखा था कि जो सीमावर्ती प्रांत है वहां पर हिंद यवन जो विदेशी आक्रमण हुए थे, हिंद यवन शक कुषाण, है ना, इन सभी लोगों ने वहां पर शासन किया था। तो एक साथ कई पैरेलल शासक जो है एक साथ शासन करते रहते हैं देश में। यदि कोई एक छत्र सत्ता स्थापित होती है तो वो पूरे देश में शासन करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो कोई विघटित हो जाता है, कोई बड़ा सा साम्राज्य विघटित होता है, तो एक साथ जैसे कि भारत के 28-29 राज्य है ना, तो सभी राज्यों में कम से कम एक राजवंश स्थापित हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही राज्य में दो दो शासक एक साथ शासन करते रहते हैं। इन सभी में से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी होते हैं, कुछ नहीं इंपोर्टेंट होते हैं तो उसे इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन कई सारे राजवंश इंपोर्टेंट होते हैं बहुत सारे, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इन सभी राजवंशों की कालक्रम को वो याद रखना, उनकी स्थापक जो संस्थापक है उस वंश के उसको याद रखना, है ना, उस वंश के अंतिम शासक, और इस सभी राजवंशों में कोई ना एक महत्वपूर्ण राजा हो ही जाते हैं, तो उनकी उपलब्धियों को भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो आप ये जो बीच के जो ट्रांजिशन फेज वाले छोटे छोटे राजवंश हैं इसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कई बार प्रश्नों में जो है या तो आपके एग्जाम में ऑर्डर के रूप में सजाने के लिए दे देगा कि ये चार राजवंश हैं, इसको ऑर्डर के रूप में सजाइए कि सबसे पहले किस राजवंश की आया था, उसके बाद में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था। या फिर इन चार राजवंशों के कार्यकाल या फिर उसकी राजधानी को दे देगा मैच करने के लिए, या फिर उसके संस्थापक को दे देगा मैच करने के लिए। तो ये कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको भी देखिए। हम लोग पूर्व मध्यकाल में पूरा का पूरा पूर्व मध्यकाल, इसमें एक भी बड़ी सत्ता स्थापित नहीं हुई। जितनी भी सत्ता थी छोटी छोटी सत्ताएं स्थापित हुई थी पूरे भारत में, और बहुत सारी सत्ताएं स्थापित हुई थी। कुल मिला के हम लोग 10 सत्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसमें से हमने कुछ का पढ़ भी लिया है और कुछ का पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना। पूर्व मध्यकाल में ये आप लोगों के सामने कुल मिला के 11-12 चैप्टर हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो ये तीन है, ऊपर के तीन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच जो त्रिकूट संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के, इसको लेकर के ये काफी इंपोर्टेंट है। इसके राजाओं की उपलब्धि सांस्कृतिक और वास्तु की कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। इन लोगों ने काफी वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान दिया था। जैसे कि पाल कला के बारे में सोचे तो पाल काल के जो जितने सारे शासक हुए थे उसने वास्तुकला के क्षेत्र में, आप देखा ना, नालंदा विश्वविद्यालय का उसने पुनरुद्धार करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बांग्लादेश की जो सोमपुरा बिहार है उसकी उसने लोगों ने स्थापना करवाया था, है ना। तो इसीलिए ये पाल वंश को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा यहाँ पर प्रतिहार शासक है।
इसके शासक इस काल में जो प्रतिहार शासक हैं, इन लोगों ने पश्चिम भारत में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करवाई थी, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और यहाँ पर जो राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक आप देख रहे हो कि अजंता और एलोरा की जो मंदिरें हैं, वहाँ पे जो गुफा में बहुत सारे मंदिरें बनाई गई है, ये सारे मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में और उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये राजनीतिक दृष्टि से तो याद रखना है ही, क्योंकि इन तीनों ने कन्नौज को लेकर के एक त्रिपक्षीय के संघर्ष में, त्रिकूट संघर्ष में भाग लिया था, और तीनों आपस में लड़ते रहे कई 100 सालों तक, है ना। एक के बाद एक उत्तराधिकारी आते गए तीनों वंशों ने, तीनों वंशों के, और सभी ने काफी लंबे समय तक कन्नौज को लेकर के संघर्ष किया, इसलिए याद रखना है राजनीतिक दृष्टि से। और दूसरा हमने कहा कि कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी इन सभी वंशों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इनकी जो अवशेष हैं अभी भी भारत में विद्वान है ना, इसलिए भी इनको पढ़ना जरूरी है। इन तीनों के अलावा सबसे पहले आज हम लोग इन्हीं तीनों को फिनिश करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो 10-11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश। बंगाल में पाल वंश की स्थापना के बाद, उसके पतन के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हो जाती है। तो पूर्व मध्यकाल में यही दो वंश हैं, है ना, यही दो वंश हैं जिन्होंने पूर्व मध्यकाल में बंगाल पर शासन किया था। और इसके बाद जो है बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया, और उसे फिर क्या किया, बख्तियार खिलजी से कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया और फिर दिल्ली सल्तनत में आ गया। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद कहाँ जाता है, मुगल साम्राज्य अकबर के अधीन चल जाता है ये सब, है ना। तो उसके बाद फिर एक तंत्र स्थापित हो जाता है, पूरा देश एकीकृत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विखंडित राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, ये पाल वंश के अधीन और सेन वंश के अधीन बंगाल अलग थलग पड़ा हुआ था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इन तीन वंशों के बाद सेन वंश। उसके बाद पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, ये दक्षिण भारत के वंश हैं। चालुक्य वंश के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये 6वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और 12वीं शताब्दी तक लगभग चलता रहा था। बाद में फिर जब सल्तनत काल की स्थापना हुई तो इसे भी अपने में मिला लिया गया था सल्तनत काल में। चोल वंश के बारे में हमने काफी कल छोटे से टॉपिक में खत्म कर दिया था। चोल वंश को इसलिए पढ़ाते, देखिए चोल वंश ना 300 ईस्वी में कहा जाता है कि इसकी स्थापना हुई थी, और 300 ईस्वी से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी तक ये चलता रहा, है ना। इतिहास के सबसे लंबे वंशों में से ये एक है। अब हो सकता है कई दूसरे वंशों ने भी चोल वंश के नाम रख लिया हो खुद के नाम पर, या एक ही वंश जो काफी छोटे सीमित क्षेत्रों पर शासन करता रहा हो बीच बीच में, और बाद में जब कोई बड़ा सा राजा आ जाता हो, जैसे कि आपने आखिरी चरण में देखा 9वीं-7वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल प्रथम जो श्रीलंका तक को जीत लिया था, उसकी काफी नौसेना शक्ति काफी विकसित हो गई थी, है ना। तो बाद बाद में बीच बीच में ये काफी उभार आता गया था, देश भर में काफी चर्चित रहा था चोल साम्राज्य। तो हम लोग चोल साम्राज्य ये 2 श्रेणी में, 2 चरण में आया था। तो हमने पहले चरण के बारे में कल के सेशन में काफी शॉर्ट वे में पढ़ लिया था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसके संस्थापक क्या है ना, उसकी राजधानी की मतलब राज्यों की सीमा कौन कौन सी नदियों के बीच है, तो इस सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और इसका दूसरा चरण जो है हम लोग अब पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। चोल कला की जो वास्तुकला है, उसकी जो मूर्ति कला है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। वास्तव में चोल कला की जो वास्तुकला है उसे द्रविड़ वास्तुकला कहा जाता है, जो मंदिर निर्माण की एक अनूठी विशेषता है ना। पूरा का पूरा दक्षिण भारत इसी चोल कला की जो वास्तुकला है उसी पर आधारित है। दक्षिण में आप जितने भी मंदिर देखोगे, बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े जो उसके पिरामिड आकार वाले जो शिखर हैं, ये चोल कला के ही देन है, चोल काल में ही ये सभी बनाए गए थे, ठीक। और दूसरा, इसके मंदिर वास्तुकला के साथ साथ इसकी मूर्ति कला भी काफी फेमस है। अपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, भगवान शिव की जो तांडव करता हुआ एक मूर्ति बनाया गया है, वो इतिहास में पहली बार चोल काल में ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है चेर राजवंश। हमने चेर राजवंश के बारे में कल भी पढ़ा था, लेकिन हमने उसके पहले चरण को पढ़ा था। अब उसके जो पूर्व मध्यकाल वाला चरण है, क्योंकि अब ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगता है ना इस काल के राजनीति में, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। यादव राजवंश, ये सब छोटे छोटे राजवंश हैं, लेकिन यहाँ से फिर से राजपूत राजवंश का उदय हो जाता है, तब से आपको फिर से पढ़ना है। यहाँ पर चौहान राजवंश, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये इसी में पढ़ना है। चंदेल राजवंश, चालुक्य राजवंश, गहरवाल वंश और प्रतिहार राजवंश, इन सभी राजवंशों को हम लोग ये राजपूत वंश में पढ़ेंगे। और इन सभी के अलावा इस समय कश्मीर में हिंदू शाही राजवंश का भी उदय हुआ था। तो इसमें कश्मीर में 3 शासक हुए थे, इस समय 3 वंश स्थापित हुए थे, एक के बाद एक, जो 600 ईस्वी के आसपास स्थापित हुआ था और लगभग 1300 ईस्वी तक चलता रहा। काफी लंबे समय में कश्मीर में जो हिंदू मंदिर अभी दिखाई देते हैं वर्तमान में, कुछ उसके अवशेष बचे हुए हैं, वो सारे मंदिर इसी काल में बनाए गए थे। कश्मीर में उस काल में पूर्व मध्यकाल में 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था।
बहुत सारे राजवंश थे, लेकिन सबसे प्रमुख जो हैं यही सब थे, कारकोट राजवंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इन्हीं के काल में राजतरंगिणी की रचना की गई थी, इन्हीं वंशों के शासनकाल में, है ना। इसमें कश्मीर की जो इतिहास लिखी गई थी वो इसी ग्रंथ के आधार पर इस काल की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल हम लोग 2 सेशन में समाप्त करने वाले हैं। आज का सेशन जो है हमारा, जो सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पाल, प्रतिहाल और राष्ट्रकूट, ये काफी लंबा चैप्टर है और इसको काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज के चैप्टर में ये फिनिश करेंगे और बाकी के जो 7-8 चैप्टर हैं उसे कल के चैप्टर में काफी शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादातर फैक्ट है ना जरूरी रटना नहीं है उसको। तो कल के सेशन में हमारा जो पूर्व मध्यकाल भाग 2 होगा वो कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है पाल वंश हमारा पहला चैप्टर है और हम लोग पाल वंश की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश का शासन, अच्छा देखिए, ये तीनों के तीनों राजवंश जो है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों 8वीं से 11वीं, 8वीं से 10वीं, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। तीनों देश के अलग अलग भागों में पाल वंशों ने भारत के पूर्वी भाग में शासन किया था, है ना, जहां पर अभी वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है यहाँ पर इन लोगों ने, और असम का जो कामरूप है यहाँ पर पाल वंश स्थापित हुआ था पूर्वी भारत में, है ना। और भारत के पश्चिमी भागों में यहाँ पर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। ठीक है, और जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्कन वाला भाग है, वहां पर राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। तो एक ही साथ देश के 3 अलग अलग भागों में आप देख रहे हो ना, भारत के पूर्व में पाल वंशों का शासन है, पश्चिम में प्रतिहार वंश का शासन है और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का शासन है। और ये तीनों वंश एक साथ शासन कर रहे थे और 800 से लेकर के लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी तक इन लोगों ने एक साथ शासन किया था। इसीलिए तीनों के बीच आपस में कईयों बार संघर्ष भी हुआ था। उसमें एक संघर्ष जो है काफी फेमस भी हुआ था, वो था त्रिकूट संघर्ष, जो कि कन्नौज को लेकर के हुआ था। और कन्नौज को लेकर के संघर्ष तीनों के बीच क्यों होता रहा बार बार, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कन्नौज का आखिर महत्व क्या था, किन कारण से तीनों आपस में जो है यहाँ पर लड़ते मरते रहे थे, लगभग कई 100 सालों तक जो है यहाँ पर युद्ध होता रहा। ठीक है, पहला है हमारा पाल वंश। पाल वंश की जब तक, जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं ना, सभी इतिहास की स्रोत हम लोगों को जानना जरूरी है कि इस वंश की इतिहास कैसे लिखी गई थी, है ना। तो इस वंश की इतिहास जो है, अरब व्यापारी सुलेमान जो है भारत आया था, तो सुलेमान ने भारत पर बहुत सारी टिप्पणी की थी। उसने अपने ग्रंथ में एक यात्रा विवरण प्रस्तुत किया है और इसमें जो है पाल वंश के बारे में भी काफी कुछ जानकारी दिया है। सुलेमान ने अपने ग्रंथ में ये बताया है कि पाल वंश के राजा जो थे उस समय, सुलेमान के समय, इसके पास काफी विशाल सेना थी और इतनी विशाल थी कि इसकी सेना में लगभग 50,000 से ज्यादा हाथी सेना मौजूद थी। ठीक है, तो एक काफी शक्तिशाली सेना हो जाती है ना 50,000 की सेना। यदि 50,000 केवल हाथी सेना हो तो आप समझ सकते हो कि इसके पास पैदल सेना और घोड़े सेना कितना होगा। और इन सभी के अलावा यदि बंगाल एक तटवर्ती इलाका है तो इसके पास नौसेना भी होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो काफी बड़ी शक्तिशाली जो है, शक्तिशाली साम्राज्य था पाल वंश। ठीक है, और इस बात की जानकारी देने वाला जो सोर्स है यह है सुलेमान की यात्रा वृत्तांत। ठीक, पाल वंश की स्थापना कैसे हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद 7वीं शताब्दी में भारत के जो पूर्वी इलाका था, कामरूप, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल का जो इलाका था, यहाँ पर काफी अशांति फैल गई थी। छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया था। गौड़ राजवंश के शशांक के बारे में सुना था आप लोगों ने। शशांक एक अत्याचारी शासक था, उसने बौद्ध, एक कट्टर हिंदू था, उसने बौद्ध जो साधु संत थे उसको काफी उत्पीड़ित किया था इन लोगों ने। और यहाँ तक कि उसने जो गया में, बोध गया में आपने देखा था ना बोधि वृक्ष था, उसको भी इन्होंने कटवा दिया था। तो ये एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। इसने 590 से लेकर के 625 ईस्वी तक शासन किया था। तो किसी भी तरह इसने, कितनों भी क्रूर था, जनता पर अत्याचार किया, इतना त्राहिमाम मचाया कि सभी लोग जो है वहां के जनता एक नए राजा की तलाश करने लगे, है ना। इसी के बाद जो है यहाँ पर पाल वंश को अपनी सत्ता स्थापित करने की मौका मिल गया था। शशांक के काल में इतनी वहां पर अराजकता फैल गई थी कि वहां की जनता त्राहिमाम करने लगी थी, किसी नए राजा की तलाश करने लगे थे। पाल वंश के राजा जो गोपाल थे, उनको लगा कि ये अच्छा अवसर है, जो कि गौड़ वंश में कोई ना कोई पद पर रहा था, हो सकता है सेनापति हो या फिर कोई सामंत हो उस समय, है ना। उनको लगा कि एक अच्छा अवसर है, अपना एक वंश स्थापित कर लिया जाए। ठीक है, तो इसी कारण, जैसे कि वहां पर गौड़ वंश के काल में, शशांक के काल में वहां पर जो अराजकता फैल गई थी, तो गोपाल ने सामने आया और कहा कि हम तुम लोगों की रक्षा करेंगे। रक्षा का मतलब होता है पालक, है ना, पालक।
तो इसी शब्द से, पालक शब्द से ये वंश का नाम निकला है, पाल वंश, है ना। तो ये जो पाल वंश है, इस वंश के शासकों का नाम में जो पाल शब्द जुड़ा हुआ है, इसी शब्द से निकला हुआ है, इसी रक्षक शब्द से, है ना। वहां की जनता को ये खुद को क्या कहा कि हम तुम्हारे संरक्षक हैं, यानी कि हम पालक हैं, और इसी वंश के आधार पर है इस वंश का नाम पाल वंश कहा गया। ठीक है। इन लोगों ने शुरुआत में बंगाल और बिहार से शासन प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में अपने साम्राज्य पर काफी विस्तार कर लिया था, और इतना विस्तार किया कि लगभग 400 वर्षों तक, लगभग 400 वर्षों तक, यानी कि लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो है इन लोगों ने शासन किया था, है ना, अपनी साम्राज्य का विस्तार के बल पर ही। इन लोगों ने बाद में आकर के बंगाल और बिहार के अलावा उड़ीसा के साथ साथ असम के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया था, और हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जो इलाके, कन्नौज तक के इलाके को इन लोगों ने जीतने की कोशिश की थी। तो इसने अपना काफी बहुत बड़ा साम्राज्य विजित कर लिया था। पाल वंश के इतिहास को बंगाल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है, जब भी किसी इतिहास के वंश को स्वर्ण कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि इस काल में समाज के सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं उस सभी में तरक्की की होगी कहीं ना कहीं। वो कला, वास्तुकला हो, धर्म हो, राजनीति हो, इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार तो किया ही किया। साथ ही आप लोग देख रहे हो कि कला और वास्तुकला, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा बिहार जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी इन लोगों के काल में। बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बन गया था ये, है ना। इसीलिए इसे इस युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। पाल वंश की आप जो है इसका मैप देख लीजिए, कहां से कहां तक इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है। ये गंगा नदी के पैरेलल इन ने शासन किया था, जहां से गंगा नदी निकलती है वहां से लेकर के और जहां तक विलुप्त होती है वहां तक, गंगा नदी के ऊपरी हिस्से में इन लोगों ने शासन किया था। ठीक। पीछे में देख रहे हो ना आप, ये जालंधर है, जालंधर से लेकर के ये कन्नौज है, जिसे कान्यकुब्ज कहा जाता था पहले, कन्नौज का ही नाम था कान्यकुब्ज। ठीक है। और यहां पर है मेघना या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो पीछे में ये सतलज नदी से लेकर के यहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका पाल वंश का शासन था, और इसकी ये सीमा आप देख रहे हो ना, ये गंगा नदी के पैरेलल में शासन करती थी। ये उड़ीसा के कटक भी इसके अधीन हुआ करता था। ठीक है। तो इसकी साम्राज्य की सीमा हो गई। अब हम इसके कुछ राजनीतिक इतिहास देखते हैं, यानी कि कुछ वंश के जो शक्तिशाली राजा हुए उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। इस वंश का सबसे पहला शासक हुआ था, वो था गोपाल। इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी, और लगभग 20 वर्षों तक, यानी कि 770 ईस्वी तक पाल वंश पर शासन किया था। ये इस वंश का संस्थापक था और पहला सम्राट भी था। इस वंश का दूसरा शासक धर्मपाल हुआ, और एक महत्वपूर्ण राजा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा बढ़िया से। ये 770 ईस्वी में सत्ता संभाला और 810 ईस्वी तक शासन किया था, और ये गोपाल का उत्तराधिकारी और पुत्र भी था। इन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाल वंश का वह पहला शासक कौन था जिन्होंने त्रिभुगुट संघर्ष में या त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार प्रवेश किया था। तो ये धर्मपाल के काल से ही शुरू हो जाता है। जो पाल वंश का जो दूसरा शासक था धर्मपाल, इसी के काल से ये त्रिगुट संघर्ष में पाल वंश भाग लेने लग जाता है। ठीक है। इसने क्या किया था, धर्मपाल ने कन्नौज के उस समय के शासक थे इंद्रायुध। तो ये भी आप याद रखिएगा कि धर्मपाल के समय कन्नौज का शासक इंद्रायुध था। वहां इसको हरा करके चक्रायुध नामक एक अपना एक प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त कर दिया था। इसने धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसे पराजित किया था, बिहार के मुंगेर में हरा दिया था इसे। तो ये आप याद रखिएगा कि धर्मपाल को किस शासक ने पराजित किया था, तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसे हराया था। अगला शासक हुआ देवपाल, ये तीसरा शासक था। इन्होंने 810 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी तक शासन किया था। ये धर्मपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ये पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इन्होंने असम के अलावा उड़ीसा, जो उस समय उत्कल कहलाता था, उसको भी अपने अधीन कर लिया था और अपने पिता का बदला लिया था इसने। इसके पिता को राष्ट्रकूट शासक ने हराया था, तो इसने क्या किया, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को हरा दिया। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि किस पाल शासक ने राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया था। तो जो है पाल शासक देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक को हराया था, और इसका नाम था अमोघ वर्ष। ठीक है।
ये काफी शक्तिशाली शासक था, लेकिन इसके बाद उसका पतन होना शुरू हो गया था पाल वंश का। देवपाल अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, इसका जो बाद जो है पाल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दो छोटे छोटे शासक आए थे, एक तो महेंद्रपाल था और दूसरा था शूरपाल। ये ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए थे, ठीक है। अगला शासक था माहीपाल प्रथम, ठीक है। इसने थोड़ी बहुत अपने बिखरते साम्राज्य को बचाने की कोशिश की थी, है ना। देवपाल के समय के बाद से पाल वंश का अंत होने लगा था, उसका साम्राज्य बिखरने लगा था, लेकिन इसने फिर से बचाने की कोशिश की थी। माहीपाल प्रथम ने फिर से जो है पाल वंश को बचाने की कोशिश की थी, और इसने उत्तर पश्चिम बंगाल को फिर से जीत लिया, जो इसके हाथ से चला गया था उसको फिर से जीत लिया था। उसने बिहार को भी दोबारा जीत लिया था, ठीक है। तो ये इसकी एक उपलब्धि थी माहीपाल प्रथम की। इसके बाद रामपाल शासक हुआ 11वीं सदी में, ठीक है। ये भी अयोग्य शासक था। इसका पुत्र हुआ कुमारपाल, ये भी अयोग्य शासक था। इसके काल में, कुमारपाल के काल में 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है एक सेन वंश के शासक विजय सेन ने क्या किया था, इस वंश का अंत कर दिया। काफी कमजोर शासक था, अयोग्य और निर्बल शासक था। तो फिर क्या किया, एक दूसरे उसी का जो सामंत था, कोई उत्तराधिकारी था उसका, इन्होंने क्या किया, रामपाल का अंत कर दिया और फिर क्या किया, अपनी दूसरी वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर पाल वंश को समाप्त करके एक नया वंश स्थापित हो जाता है, सेन वंश का। देखिए, इतिहास में जो कोई छोटे छोटे राजवंश है, किसी महत्वपूर्ण वंश कोई महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास उसमें उसके जो है शासक वो काफी छोटे हैं, यानी कि उसने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की, तो उस शासक का नाम कम से कम याद रखिएगा उसके काल क्रम के अनुसार, क्योंकि ये चीज आपको सजाने के लिए दे सकता है, क्रम अनुसार सजाने के लिए, कि राजा के उत्तराधिकारी कौन थे, इसके उत्तराधिकारी कौन थे, इसके बाद कौन सा आया। यूपीएससी तक इस एग्जाम को, इस रूल को फॉलो करता है। यूपीएससी भी कई बार पूछता है इन शासक को क्रम अनुसार सजाने के लिए, ठीक है। तो आपके उसके बारे में भले ही कोई उपलब्धि हासिल ना किया हो, नहीं किया है तो अच्छी बात है, आपको पढ़ना नहीं है ना, लेकिन कम से कम उसके ईस्वी जो है काल पीरियड उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी कुछ नाम लिया इसमें, ये एक महत्वपूर्ण वंश है ना, बंगाल का, सबसे पता है ना, बंगाल का गोल्डन काल कहा जाता है इसको। तो इसके सारे शासकों के नाम याद रखना, जिसको छांटना था मैंने पहले ही छांट दिया है ना। रामपाल के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि इस समय संध्याकर नामक नंदी एक जो थे, काफी बड़े कवि थे, वो इसके दरबारी हुआ करते थे। संध्याकर नंदी इसके दरबारी कवि थे, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संध्याकर नंदी जो है किस पाल शासक के कवि थे, दरबारी थे। तो ये इसी रामपाल के कवि थे। इन्होंने रामचरितम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये बंगाली भाषा में लिखी गई ग्रंथ है रामचरितम, लेकिन ये रामचरितम का मतलब रामचरितमानस नहीं है। इन्होंने भगवान राम की जीवनी नहीं लिखी है, बस ये केवल इस रामपाल की जीवन लिखी है, इसने जीवन लीला। तो यदि आपको इसको डिस्क्राइब करने की बोले कि डिस्क्राइब कीजिए रामपाल, ये इसका फिर इसको दे दे कि ये किससे संबंधित है, तो भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने ये जो जीवन चरित्र है रामचरित, ये इसकी जीवन गाथा है, केवल रामपाल की जीवन गाथा, है ना। अब हमने जितने सारे महत्वपूर्ण शासक थे हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। अब थोड़े इस काल की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाल शासक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इसने अपने जीवन काल में बहुत सारी जो है कला के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी। तो थोड़ा इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रशासनिक संरचना को देखने की कोशिश करते हैं कि प्रशासनिक संरचना कैसी थी। पाल वंश से पहले यहाँ पर गुप्त वंश के अधीन था, बंगाल उस समय गुप्त वंश के अधीन था। तो जब भी कोई नया वंश स्थापित हो जाता है ना, तो अचानक कोई अपनी रूल लागू नहीं कर देता। ज्यादातर ऐसा होता है कि उसके जो पूर्ववर्ती शासक वहां पर शासन कर रहे थे, जो नियम पहले से लागू था उसी नियम को वहां पर चलने देता है। पाल शासकों ने भी यही किया था। इससे पहले यहाँ पर गुप्त शासकों का रूल लागू था, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वही वहां पर लागू थी। तो बाद में जो पाल आया था इसने भी वही किया, प्रशासन में कोई फेरबदल नहीं किया, वही गुप्त वाली नियम को लागू किया था। वही राजतंत्रात्मक और एकांतरक, जिसमें राजा सब सर्वोच्च प्रधान होता है, वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का सर्वोच्च प्रधान होता है। यहाँ भी यही उपाधि थी। इन लोगों ने भी बड़े बड़े जो है उपाधियां धारण की थी। देख रहे हो ना, ये सारे उपाधि गुप्त काल में लिए जाते थे। परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि, ये सारे उपाधि आप देख रहे हो ना गुप्त काल में, गुप्त काल के जो शासक थे यही महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। तो इन लोगों ने भी यही उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में आपने देखा था कि ब्राह्मणों का सर्वोच्च काल था, है ना, और सारे मंत्रियों, सारे पुरोहित तो होते ही थे उनके,
ब्राह्मणों से। यहाँ पर मंत्रियों भी ब्राह्मणों के उचित, जो है लिखा ना, क्या स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, श्रेष्ठ कुलों से चयनित, है ना। श्रेष्ठ कुल का क्या मतलब है, ब्राह्मण। तो केवल उन्हीं ब्राह्मणों से चयन किया जाता था मंत्री परिषद का। और ये मंत्री योग्यता के आधार पर नहीं होते थे, है ना, उसका कोई लिखित एग्जाम नहीं लिया जाता था या फिर कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, केवल वंशानुगत होते थे। यदि किसी के बाप दादा को मंत्री परिषद में शामिल किया गया था तो उसका अगला पोता भी, जैसे राजा का पद वंशानुगत होता था ना, वैसे मंत्री, सारे मंत्री परिषद के जो होते थे मंत्री, वो भी वंशानुगत ही पद होंगे, है ना। तो इस विधि में क्या होगा कि जिसमें योग्यता नहीं है सेनापति बनने की, वो भी सेनापति बन जाएगा। जिसमें, जिस मंत्री में अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा, वो भी अर्थशास्त्री बन जाएंगे, है ना। और यही हुआ, इसलिए इसका साम्राज्य का पतन काफी जल्दी हो गया था। ठीक। राज्य का विभाजन, राज्य का जो राजधानी वाला इलाका था, जो मेन बंगाल का इलाका था, वहां पर तो सभी वेदन ना केंद्र शासित प्रदेश जैसा होता है, वहां पर तो राजा प्रत्यक्ष शासन करता है। लेकिन कुछ हिस्से जो थे बाहरी इलाके, यहाँ पर भी वही सामंती प्रथा लागू थी जैसे गुप्त काल में था। यहाँ पर भी सामंत को बिठा दिया गया था। ठीक है, सामंतों का शासन था राज्यों में। तो ये इनकी प्रशासनिक विशेषता थी, प्रशासनिक संरचना। सामंतों की स्थिति, सामंतों को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। वे राजा को निश्चित कर और सेना प्रदान कर सकते थे, चाहे तो कर सकते थे, नहीं चाहे तो कोई जरूरी नहीं है। प्रशासकीय इकाइयां, जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता था उसे भुक्ति कहा जाता था। जो राजा, जो प्रशासन राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता था, उस प्रदेश को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के प्रशासक जो होते थे उसे उपरिक कहा जाता था। ठीक है, ये प्रशासनिक इकाई गुप्त काल में भी थी मौजूद। ठीक है। पाल वंश के शासनकाल में धार्मिक विशेषताएं। पाल वंश के शासनकाल में, क्योंकि हमने देखा है ना कि गुप्त काल की सारी चीजों को स्वतः अपना लिया गया था, तो यहां भी जो है, जैसे गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का एकदम सर्वोच्च बोलबाला था, यहां भी रहेगा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई यहां पर कि इन लोगों ने बौद्ध धर्म को भी, यहां आते आते महायान बौद्ध धर्म की शाखा जो है काफी डेवलप हो गई थी, है ना। तो हिंदू धर्म तो पहले से ही डेवलप था, इन लोगों ने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बौद्ध धर्म को भी एक्सेप्ट किया था, है ना। तो हिंदू के साथ साथ बौद्ध धर्म दोनों जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जो राजा थे दोनों को धर्म को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म की जो खासकर जो महायान शाखा थी, है ना, उसको काफी संरक्षण दिया था। राजा ने ब्राह्मणों और पुरोहितों को काफी मात्रा में भूमि दान दिया था। पाल वंश के अंतर्गत बहुत सारे महाविहार, बौद्ध महाविहारों का निर्माण कराया गया था, जैसे कि सोमपुरा महाविहार, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है और ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल है ना, ये यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। पाल वंश के शासनकाल में महायान जो बौद्ध धर्म है उसे दक्षिण एशिया में काफी बढ़ाया चढ़ाया गया था, जैसे कि तिब्बत में, नेपाल में, भूटान और म्यांमार, इंडोनेशिया आदि सब में जो है महायान बौद्ध धर्म को काफी इसने क्या किया था, प्रमोट किया था, उसे संरक्षण दिया था और देश में फैलाने की कोशिश की थी। पाल वंश के शासकों ने अपने क्षेत्रों में, जहां तक उसका एरिया था, जैसे कि बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के इलाके में, वहां बड़ी संख्या में मंदिरें और मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें से यदि सबसे प्रमुख मंदिर की बात करें तो एक है हयाग्रीव अवतार मंदिर। ये पाल वंश के काल में निर्मित है और वर्तमान में असम में स्थित है। ठीक है, इस काल में जो बहुत सारी मुद्राएं जारी की गई थी, इसमें भगवान शिव, विष्णु और देवी सरस्वती की जो है चित्र अंकित किए गए थे। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि ये लोग हिंदू धर्म की ओर काफी झुकाव रखते थे। ठीक है, पाल वंश के शासनकाल में शिक्षा की स्थिति, है ना। पाल वंश के शासकों ने, जिसमें धर्मपाल का नाम आता है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त काल में ही हो गया था और कुमारगुप्त प्रथम ने, है ना, कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 4वीं-5वीं शताब्दी में। हम लोगों ने पिछले दिन ही इसको पढ़ लिया था। लेकिन धर्मपाल ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था और इसके काल में आके ही नालंदा जो है विश्व प्रसिद्ध बना था। इससे पहले नालंदा निर्माण तो हो गया था लेकिन विश्व फेमस नहीं हुआ था, वर्ल्ड फेमस नहीं हुआ था। ये धर्मपाल के काल में, यानी कि पाल वंश के शासन काल में आके ही ये वर्ल्ड फेमस हुआ था, और जिसमें विश्व के अलग अलग देशों से, तिब्बत हो, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, इंडोनेशिया, जापान आदि से आकर के लोग यहाँ पर पढ़ते थे। ठीक है, दूसरा विश्वविद्यालय धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का
निर्माण करवाया था, और इसके अलावा सोमपुरा महाविहार की स्थापना भी धर्मपाल ने ही करवाया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण शासक है, इसका नाम याद रखिएगा। ये तो हमने बता दिया कि पाल काल में ही नालंदा जो है एक वर्ल्ड फेमस बना था। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और शिक्षक देश के अलग अलग भागों से, विश्व के अलग अलग भागों से पढ़ने के लिए आते थे। धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए नालंदा के लगभग जो सटे हुए इलाके थे, लगभग 200 गांवों की राजस्व को उसको दान दे दिया था कि उस गांवों से जो भी कुछ टैक्स वसूल होगा वो इसके रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पाल शासक ने नालंदा यूनिवर्सिटी के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दे दिया था? तो ये करने वाला धर्मपाल था। धर्मपाल ने ही 200 गांव दान में दे दिया था। धर्मपाल के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर जादू टोने की शिक्षा दी जाती थी, और इसी विश्वविद्यालय से निकले स्टूडेंट जो हैं, आप देख रहे हो ना कि असम की जो कामाख्या मंदिर है, असम की कामाख्या मंदिर देख रहे हो ना, वो इसी यूनिवर्सिटी के कारण, असम की कामाख्या यूनिवर्सिटी, अब कसम जो विद्यालय है कामाख्या मंदिर, अभी भी आज भी इतना बड़ा तंत्रवाद का जो केंद्र बना हुआ है इसी यूनिवर्सिटी के कारण। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो प्रमुख प्रोफेसर थे ये थे अतीश दीपंकर, काफी प्रसिद्ध इस समय के एक शिक्षक थे, तो इसको आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने तिब्बत में जाकर के शर्मा नामक परंपरा की स्थापना की थी। शर्मा परंपरा बौद्ध धर्म के अधीन एक संप्रदाय है, एक छोटा सा संप्रदाय है। इसकी स्थापना अतीश दीपंकर ने की थी, और ये अतीश दीपंकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित था। पाल वंश की स्थापत्य कला, अभी तक जितने सारे शिक्षा के केंद्र हमने देखे थे, नालंदा का पुनर्निर्माण हो, धर्मपुरा और या फिर विक्रमशिला विहार हो या सोमपुरा विहार हो, ये सारे इस काल की वास्तुकला की जानकारी देती है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापत्य देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य काल देखिए, या फिर जितने सारे मंदिर बनाए गए थे। अभी हमने एक मंदिर का देखा था ना, चर्चा किया था, हयाग्रीव देवी मंदिर असम का, वो मंदिर भी इसी काल में बनाए गए थे, तो उसकी संरचना आप देख सकते हो, ये भी इस काल के केंद्र हैं। गया का विष्णुपद मंदिर जो है ये भी इसी काल में निर्मित किया गया था। ठीक है, गया की विष्णुपद मंदिर ये पाल काल में ही निर्मित है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये विष्णुपद मंदिर वर्तमान में यूनेस्को लिस्टेड है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पाल काल में जितने सारे वास्तुकला का निर्माण किया गया था, वास्तु के क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर जो बनाए गए थे या फिर भवन बनाए गए थे, उसने एक अलग शैली विकसित कर ली थी, जैसे कि ढलवा छतें या कर्वाकार छतें। आपको याद है ना, कर्व छतें, अभी जितने आप छत देखे होंगे वो सारे सपाट छत होते थे ना मकान के, लेकिन इसके काल में ऐसे कर्व वाले छत होते थे, है ना। इसके छत को वंगा स्थापत्य शैली कहा जाता है, बंगा या फिर बंगाल स्थापत्य कला की शैली कहा जाता है। तो ये शैली बंगाल के पाल शासक के काल में ही विकसित हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगा स्थापत्य कला शैली किस वंश से संबंधित है ना, पाल वंश से, सेन वंश से या फिर गौड़ वंश से, है ना, किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। वंगा शैली का विकास हुआ था पाल वंश के शासनकाल में। इस वंश के बाद एक छोटे से कार्यकाल के भीतर सेन वंश का उदय हो जाता है। हमने देखा था कि पाल वंश के बाद के जो शासक थे, धर्मपाल जैसे, कुछ रामपाल जैसे शासक थे जो योग्य शासक थे, लेकिन बाद के जितने भी शासक हुए वो अयोग्य, निर्बल, है ना, शासक हुए, और उसके बाद पाल वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद सेन वंश का अंत हो जाता है। सेन वंश एक छोटे से कार्यकाल में स्थापित होता है और इसके बाद से भारत पर विदेशी आक्रमण आ जाने लगते हैं। बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगता है और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, सेन वंश के शासन को समाप्त करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो एक छोटा सा कार्यकाल है इसका, सेन वंश का, इसको देख लीजिए। नहीं तो हम पाल के बाद सीधे हम चले जाते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर, है ना। तो एक छोटा सा है, एक पेज का, इसको देख लीजिए खाली। सेन वंश की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख बताता है कि सेन वंश के जो संस्थापक थे ये दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से आए थे और वहां से बंगाल आकर के यहाँ पर आके उसने अपने वंश की स्थापना की थी, सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश ने 1097 लगभग 1100 ईस्वी से लेकर के 1225 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया था। इन लोगों ने बंगाल से आगे बढ़कर के बिहार वाले क्षेत्र को भी अपने शासन में जीत लिया था। देवपारा अभिलेख में ही ये लिखा गया है कि इस वंश के संस्थापक सामंत सेन है। सामंत सेन ने ही इस वंश की स्थापना की थी। सामंत सेन का उत्तराधिकारी हुआ हेमंत सेन। ठीक है, सामंत सेन का उत्तराधिकारी
हेमंत सेन, और उसका उत्तराधिकारी हुआ विजय सेन। विजय सेन इस वंश का सर्वोच्च शासक से, रियल संस्थापक जो है इस वंश का, वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है। इसका उत्तराधिकारी हुआ बल्लाल सेन, है ना। इन्होंने बंगाल में कुलीन प्रथा की जन्म दिया था। बंगाल में कुलीन प्रथा काफी फेमस थी, कुलीनवाद, जैसे किसी देशों में आपने देश प्रथा जो है ना, दास प्रथा देखी होगी, ऐसे ही यहाँ पर कुलीन प्रथा था। कुलीन मतलब होता है सभ्य, जैसे समंत प्रथा होता है ना, तो उसी का एक रूप होता है कुलीनवाद, है ना, जैसे कि यूरोप में, फ्रांस में उस समय प्रसिद्ध था, ऐसे ही। ठीक। बलाल सेन का उत्तराधिकारी हुआ लक्ष्मण सेन। इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था इसने, है ना। लेकिन इसके बुढ़ापे के काल में, है ना, इसी वंश का अंत होना शुरू हो गया था। जब तक ये युवावस्था में था तब तक ये वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि इस वंश का ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। लेकिन जैसे ही अपने वृद्धावस्था को प्रवेश किया, इसी के शासनकाल से इस वंश का अंत होना शुरू हो गया था। इसी के शासनकाल में राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था। ठीक। अब इसके थोड़े धार्मिक लक्षण को देख लेते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति कैसी थी। बस यही 2-3 शासक था जो इंपोर्टेंट शासक था, जिसके बारे में जानना जरूरी है, और कई बार क्रम अनुसार सजाने के लिए भी दे देता है, तो ये भी जानिएगा, है ना। ये काफी कट्टर हिंदू थे, लेकिन जो पाल वंश के शासक थे उसका धर्म, बौद्ध धर्म की ओर जो है झुकाव थोड़ा ज्यादा था। लेकिन ये लोग उसके बाद के उत्तराधिकारी हुए थे, ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश को परास्त कर दिया। ठीक है, 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया। तो बस एक छोटा सा वंश था, हमने उससे फिनिश कर लिया। अब हम आ जाते हैं फिर से त्रिकूट संघर्ष पे। हम एक एक करके पहले वंश को देखते हैं, तभी तो लड़ाएंगे ना आपस में, त्रिकूट संघर्ष में भाग लेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा प्रतिहार वंश, इन्होंने भी 8वीं शताब्दी से लेकर के कितना 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके भी वही स्रोत हैं, बहुत सारे पुरालेख, बहुत सारे स्थापत्य, बहुत सारे अभिलेख जो हैं इस बात की जानकारी देता है। बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं जो इस काल की जानकारी देता है। बहुत सारे शिलालेख, मूर्तिकला, स्मारक वगैरह हैं जो इस काल की जानकारी देता है। इनके अलावे उस समय तक अरब यात्री जो है भारत में आना शुरू हो गया था, क्योंकि 7वीं शताब्दी में ही अरब भारत का पर आक्रमण कर चुके थे और वो लोग भारत में भ्रमण करने लगे थे। सुलेमान 9वीं शताब्दी में ही भारत आया था, और अलम सूदी ये 10वीं शताब्दी में भारत आया था। तो सुलेमान और अलम सूदी जो है, इन दोनों ने भारत के बारे में जो विवरण लिखी, उस विवरण में इस सब का प्रतिहार वंश के शासकों का भी नाम लिखा है ना। ये जो है, ये भारत, ये शासक जो है, इसने क्या किया, भारत की शक्ति, समृद्धि और क्षेत्रीय विस्तार का काफी बढ़ा चढ़ा के उल्लेख किया है। और इसी ने तो भारत को इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा कि अपने डायरी में ये लिखा था कि भारत मानो धन संपत्ति से एक सोने की चिड़िया है। इन्हीं के ग्रंथों को पढ़ के, सुलेमान और अलमसूदी के ग्रंथों को पढ़ के, जब ये अब ग्रंथ अपने देश ले गया उठा के, तो वही सब विदेशी आक्रमणकारी और इसके ललायित हुए थे भारत की ओर। और यही ग्रंथों को पढ़ के भारत पर आक्रमण, महमूद गजनवी सबका जो आक्रमण होता है, वो इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के होता है। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी स्थापना कैसे हुई थी? हमने देखा था कि हर्षवर्धन के बाद जो है बहुत सारे अराजकता की स्थिति आ गई थी, तो उन्हीं को संभालने के लिए, जैसे बंगाल में पाल वंश का अंत जो है स्थापना हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर भारत के पश्चिमी भाग में प्रतिहार वंश की स्थापना हो जाती है, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है ना। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर छोटे दिन के लिए आयुध वंश का जो है शासन रहता है 9वीं शताब्दी में, लेकिन ये काफी कमजोर शासक हुए थे, है ना। तो काफी कमजोर होने के कारण क्या हुआ था, जो अगल बगल के इलाके थे, जैसे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुआ करते थे, इसको क्या करते थे, इसको शासक को वहां से हटा देते और अपना कोई प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त कर देता था, है ना। प्रतिहारों ने बाद में इसे जीत लिया था फाइनली, अंतिम रूप से, और उसे अपनी राजधानी बना ली थी, कन्नौज को। ठीक है। प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति, जैसे हमने पाल शब्द को देखा है ना, पाल का अर्थ होता है संरक्षक, और संरक्षक शब्द से निकला था, वैसे पाल, तो ऐसे ही यहाँ पर प्रतिहार शब्द का अर्थक होता है, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, है ना। और इसी शब्द से एक निकला शब्द है प्रतिहार। प्रतिहार शासक का जो ये साम्राज्य है वो जरा देख लीजिए, है ना। इसकी साम्राज्य की सीमा आप देखिए कहां से, ये पहले पश्चिम भारत में गुजरात के इलाके में, गुजरात से लेकर के ये बीच के चंबल के इलाके में, यहां से इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन जैसे ही इसने कन्नौज को जीता, कन्नौज को जीता मतलब बाद के जो लक्ष्मण सेन जैसे शासक हुए थे, बाद के जो शासक हुए वे काफी कमजोर शासक हुए थे। इस शासक को हराते हुए ये असम के कामरूप तक पहुंच गए थे।
तो ये इसकी साम्राज्य की सीमा आप देख सकते हो। पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक की इसकी साम्राज्य की ये सीमा थी। ठीक है, और ये इधर जो इसकी दक्षिणी सीमा थी ये नर्मदा नदी है। ठीक है, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी इसके साम्राज्य की प्रतिहारों शासकों की सीमा थी। ठीक है, प्रतिहार को कभी कभी गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे गुर्जर प्रतिहार हो या प्रतिहार हो दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये सब गुर्जर वंश से संबंधित थे। अब इस वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम देख लीजिए। इस वंश का जो सबसे पहला शासक और इस वंश का जो संस्थापक हुआ था वो नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक शासन किया था। 730 ईस्वी में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। 730 ईस्वी में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो है प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो ये नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 730 ईस्वी में। इन्होंने इसके काल में अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने लगे थे, पश्चिम भारत में, है ना। वो अरब सागर होते हुए आए थे और गुजरात के क्षेत्र पर ये लोग शासन कर रहे थे, वहां पर आक्रमण किया था। तो नागभट्ट प्रथम ने उसे हरा दिया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रतिहार शासक ने अरब आक्रमणकारियों को हराया था, तो ऐसा करने वाला नागभट्ट प्रथम ही था, इन्होंने ही इसे हराया था। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी हुआ वत्सराज। इन्होंने 775 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार किया था। गुजरात से बढ़कर के इन्होंने राजस्थान के इलाके को, कुछ अधिकांश हिस्से को इसने जीत लिया था। और जैसे हमने देखा था ना कि पाल वंश का दूसरा शासक जो हुआ था धर्मपाल, वो त्रिकूट संघर्ष में भाग लेने वाला पहला था राजा। ऐसे ही ये प्रतिहार वंश का दूसरा राजा जो है वत्सराज, इन्होंने भी भाग लिया था त्रिकूट संघर्ष में, है ना। तो त्रिकूट संघर्ष में भाग लेने वाला पहला जो ये प्रतिहार शासक है ये वत्सराज ही है ना। कन्नौज को लेकर के त्रिकूट संघर्ष में भाग लेने वाला पहला जो ये शासक है, प्रतिहार शासक कौन है? वत्सराज। ठीक है, इसमें इन्होंने पाल शासक को हरा दिया था, धर्मपाल को हरा दिया था। इन्होंने पाल शासक को हरा दिया, लेकिन खुद जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो था, एक तो इसको भी हराया था और दूसरा पाल शासक को भी हरा दिया था, उसने धर्मपाल को भी हराया था। इसका उत्तराधिकारी हुआ नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने 800 ईस्वी से लेकर के 833 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था, पश्चिम भारत पर। ये वत्सराज के पुत्र उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपने एरिया को जीत करके राजस्थान से और थोड़ा आगे बढ़ा और जो सिंध का इलाका है, सिंध यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान के इलाके का जो निचला हिस्सा है, अरब सागर से सटा हुआ जो हिस्सा है, उसको जीत लिया था। और पूर्वी भारत के अधिकतर क्षेत्रों, जो कामरूप का, असम का जो कामरूप वाला इलाका है, यहां तक के क्षेत्रों को जीत कर लिया था। इन्होंने पाल शासकों को हरा करके कामरूप तक के क्षेत्र को, बंगाल तक के क्षेत्र को इसने जीत लिया था। लेकिन जब गुजरात में अपने राज्य की बारी आई तो फिर से ये राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से ये हार गया था। इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज पर कब्जा कर लिया और वहां के जो वंश था, आयुध वंश, जो पहले से शासन कर रहा था वहां पर, उसके शासन का अंत कर दिया। ठीक है, और बाद में उसे शासन का अंत करके क्या किया, कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बना लिया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कन्नौज को राजधानी बनाने वाला कौन सा प्रतिहार शासक है, तो ये नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा जाता है। इसका अगला शासक हुआ उत्तराधिकारी मिहिर भोज। इन्होंने 836 ईस्वी से लेकर के 885 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने एक त्रिकूट सहायता मांगी थी, चेदी वंश से और गुहिला वंश से, और इन दोनों ने त्रिकूट जो है संघर्ष किया, त्रिकूट शक्ति बनाई और सब मिल करके जो है पाल वंश को और राष्ट्रकूट वंश को, दोनों को हरा दिया इसने। ठीक है, मिहिर भोज, है ना। ठीक है, आप लोगों ने कहानी सुना होगा ना, एक फिल्म में स्टोरी होता है, बच्चे गाते रहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये राजा भोज यही है, इसे मिहिर भोज अथवा राजा भोज भी कहा जाता है। तो ये काफी शक्तिशाली शासक हुआ था। ये काफी इतना शक्तिशाली हुआ था कि इसने पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक दोनों को एक साथ हरा दिया था। तो इसकी महानता को लेकर के काफी लोक गीतों में गाया जाने लगा था, सभी लोग इसकी यशगान करने लगे थे, बच्चे भी काफी गाने लगे थे। इसीलिए बच्चे बच्चे तक के मुंह में जो है ये प्रकार की जो युक्तियां हैं ये आने लगा था।
ठीक है। इसके शासनकाल में साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था और ये काफी, इस वंश का काफी फेमस जो है, काफी प्रसिद्ध शासक हुआ था मिहिर भोज। इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ महेंद्रपाल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद माहीपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, ठीक है, और ये है राज्यपाल। इन शासकों के नाम आपको केवल इसलिए याद रखना है कि यदि एग्जाम में क्रम अनुसार सजाने के लिए दे दे या फिर ऑर्डर में लाने को दे दे तो ये आपको काम आएगा। इन लोगों की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा फोकस नहीं करना। इस वंश का जो शासक है राज्यपाल, ये राष्ट्रकूट शासक से पराजित हो गया था और इसी के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इस समय कन्नौज इस वंश की राजधानी हुआ करती थी और यदि कोई विदेशी आक्रमणकारी आपके राजधानी पर आक्रमण कर देता है, इसका मतलब आपके वंश का समाप्त होना तय है। ठीक है, जब महमूद गजनवी जी ने आक्रमण किया था तो यह राजधानी को छोड़ करके राजस्थान के रेगिस्तान में जाके घुस गया था। ठीक है, और वहां पर किसी दूसरे आदमी ने इसके क्या किया, हत्या कर दिया था। एक विद्याधर चंदेला नामक व्यक्ति था जो इस कायरतापूर्वक भाग जाने के लिए उसको दंडित किया और उसकी हत्या कर दी थी। ऑब्वियस होगा ना, आप राजा हो किसी देश के और जब कोई आक्रमण करता है आप पर तो अपनी राजधानी को छोड़ करके, अपने सारे परिवार और अपने राजाजन को, प्रजाजन को छोड़ करके आप खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओगे तो हत्या ही करेगी ना। इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। यशपाल इस वंश का, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था और 1036 ईस्वी में इस वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन में जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कन्नौज को लेकर के तीन तीन वंशों ने काफी समय तक, 100-150 सालों तक युद्ध किया, आखिर उस कन्नौज के पीछे महत्व क्या था, कन्नौज का महत्व क्या था, क्यों ऐसा करना चाहते थे। हर्ष के काल से हमने देखा था कि जब तक गुप्त साम्राज्य था तब तक भारत की राजधानी या फिर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पाटलिपुत्र यानी कि पटना हुआ करता था। लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद जितने सारे राजवंश हुए सबकी राजधानी किसी दूसरे जगह होती थी, है ना, वो कन्नौज में आ गई। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र अब कन्नौज हो गया था। तो जहां कहीं राजनीति होता है, जहां पर कहीं राजधानी हो तो वहां पर क्या होता है, संपत्ति ज्यादा होती है वहां पर, क्योंकि राजधानी है तो सभी गतिविधियों का केंद्र होता है तो सबकी संपत्ति वहीं पर होती है। तो जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करेगा तो आपके राजधानी पर करेगा, गांव के इलाके पर नहीं करेगा। अब इस समय आते आते पाटलिपुत्र एक गांव में बस गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र की अब कोई महत्व नहीं रह गया था, कन्नौज एक राजनीति बन गया था और इतना कि इसे उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाने लगा था, उत्तर भारत का इज्जत कहा जाने लगा था इसको। ठीक है, दूसरा इसके आक्रमण का महत्व इसलिए था कि कन्नौज पर जो उस समय का शासन था वो उस पर आयुध वंश शासन कर रहा था जो काफी कमजोर शासक था। सभी वंश को ऐसा लग रहा था कि यदि हम थोड़ा सा कोशिश करें तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ पर और कन्नौज को जैसे शक्तिशाली जो राजधानी है उसको हम अपने देश में मिला सकते हैं। इसी सोच को लेकर के तीनों देश ने, तीनों वंश ने, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों ने अपने अपने प्रयास लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही कोई एक आक्रमण करता तो दूसरे को लगता कि ये राजधानी पर आसानी से आक्रमण कर लेगा तो हमें विरोध करना चाहिए, और जैसे दूसरा वहां पर पहुंचता तो फिर दोनों के बीच में विरोध हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक संघर्ष शुरू हो गई। दूसरा, गंगा नदी और उसके नेटवर्क से जुड़ा, यानी कि गंगा और सहायक नदी से जुड़ा, चूंकि कन्नौज जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है तो ये व्यापारिक और नदी परिवहन के लिए काफी महत्वपूर्ण था। यदि किसी को नदियों के माध्यम से अपना व्यापार चलाना है ना, तो कन्नौज पर नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना कन्नौज पर नियंत्रण किए कोई गंगा नदी के जो उस समय के वाटरवेज था, है ना, जलमार्ग प्रणाली था, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, इसीलिए इस पर नियंत्रण जरूरी था। ठीक है, और यदि कोई कन्नौज पर नियंत्रण कर ले तो इसका मतलब था वो गंगा नदी पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, तो सभी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये भी महत्वपूर्ण था। तो इन्हीं सभी महत्व के कारण जो है तीनों के तीनों वंश उस समय के जो थे सब लोग युद्ध करने लगे थे। अब हम लोग थोड़ी राजवंश देख लिए हैं, इसके बारे में हम प्रतिहार शासकों ने साहित्य के क्षेत्र में काम क्या किया है, उसके कला और क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, उसके बारे में थोड़े हम देखने की कोशिश करते हैं। विख्यात कवि राजशेखर, आपने सुना होगा, राजशेखर काफी विख्यात कवि थे। ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और माहीपाल के दरबारी हुआ करते थे, है ना। राजशेखर बहुत बड़े कवि हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये दोनों महेंद्रपाल और माहीपाल के कवि हुआ करते थे। ठीक है, प्रतिहारों की कला और साहित्य, बस एक ही बात है इसमें, प्रतिहारों की कला और जो है स्थापत्य, विष्णु के विश्व रूप
और साथ ही शिव पार्वती विवाह की बहुत सारी जो मूर्तियां बनाई गई है ये कन्नौज से प्राप्त हुई है, और ये सारे प्रतिहार शासकों के अधीन ही बनाए गए थे। इसके अलावा ओसियन के मंदिर, अवनेरी के मंदिर और कोटा के जो मंदिर हैं, साथ ही दीवारों पर जो बहुत सारी खूबसूरत नक्काशी की गई है, ये सारे के सारे प्रतिहार शासकों के द्वारा ही कराई गई थी। ग्वालियर के भीतर एक तेली का मंदिर है, तेली मंदिर जिसे कहा जाता है, ये प्रतिहार शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि तेली मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और ये जो है शक्ति संप्रदाय को समर्पित है। शक्ति संप्रदाय मतलब ये देवी संप्रदाय और तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है, यहाँ पर जादू टोने से संबंधित शिक्षा दी जाती है। ठीक है। आज का हमारा अंतिम वंश है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इसकी भी स्थापना वैसे ही हुई थी जैसे गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन साम्राज्य आया था। और हर्षवर्धन साम्राज्य के पतन होने के बाद जब देश में क्या हुआ, अराजकता की स्थिति आने लगी थी, तो उसके जैसे ही अयोग्य कोई शासक हो जाता किसी वंश का, तो फिर शक्तिशाली शासक कोई अपना वंश स्थापित कर लेता। और इसी कड़ी में यहाँ पर दक्कन के क्षेत्र में यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने की थी 750 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने लगभग 6 वर्षों तक शासन किया था। 756 ईस्वी में इन्होंने पद छोड़ दिया या फिर हो सकता है इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी हुआ कृष्णा प्रथम। इन्होंने 756 से लेकर के 774 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंशों पर शासन किया था। एलोरा की गुफा में एक विख्यात मंदिर है जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। कैलाश मंदिर जो है वर्ल्ड फेमस मंदिर है। इसकी विशेषता यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है, ऊपर से नीचे इसे काट करके बनाया गया है। एकाश्म पत्थर से निर्मित है और विश्व का जो एक अजूबा कहते हैं वो है। ये इतना अजूबा है कि इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में जो है धरोहर सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, इसका निर्माण इसी ने करवाया था, कृष्णा प्रथम ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैलाश मंदिर जो है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसे कृष्णा प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो देख रहे हो ना, ये 756 से लेकर के 774 ईस्वी के बीच इसका निर्माण करवाया था, यानी कि 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कृष्णा प्रथम का बाद उत्तराधिकारी हुआ गोविंदा द्वितीय, है ना। इन्होंने भी काफी साली जो है कुछ साले अपनी राजनीतिक गतिविधियां की, कुछ छोटे छोटे राज्यों को जीता, विजय अभियान चलाया था, लेकिन बहुत बड़े शासक नहीं बन पाया। इसका उत्तराधिकारी हुआ अगला शासक ध्रुव। ये काफी महत्वपूर्ण शासक था इस राष्ट्रकूट वंश का। इन्होंने 780 ईस्वी से लेकर के 793 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है इसके शासनकाल को, है ना। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली संघर्ष जो है यही हुआ था। इन्होंने प्रतिहार के साथ साथ पाल शासक दोनों को हरा दिया था और भारत के जितने सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन सभी को अपने अधीन कर लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राष्ट्रकूट शासक ने पाल के साथ साथ प्रतिहार दोनों के दोनों उस समय के जो शक्तिशाली शासक थे दोनों को पराजित किया था। तो ऐसा करने वाला ये ध्रुव है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने ही ऐसा किया था। इन दोनों को हरा करके इन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसका अगला शासक हुआ उत्तराधिकारी गोविंदा तृतीय। इन्होंने 793 ईस्वी से लेकर के 814 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था राष्ट्रकूट वंश पर। यह भी एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। इसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया और इसका साम्राज्य विस्तार कन्नौज यानी कि गंगा नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कहां तक, हिंद महासागर तक, उत्तर में गंगा और दक्षिण में हिंद महासागर तक पहुंच गया था। और पूर्व भारत में बनारस से लेकर के पश्चिम में बंगाल से पश्चिम और गुजरात जो अरब सागर तट का इलाका है, इतने बड़े साम्राज्य को इसने अपने साम्राज्य के अधीन राष्ट्रकूट वंश के अधीन कर लिया था। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ था। इसके जो ऊपर के जो शासक थे यानी कि ध्रुव, ये इससे भी ज्यादा शक्तिशाली शासक हुआ था। ध्रुव ने तो केवल कन्नौज पर अधिकार किया था ना, उसने पाल और प्रतिहार को हराया था, लेकिन आप इसे देख सकते हो कि इन्होंने गंगा से लेकर के हिंद महासागर यानी कि कन्याकुमारी तक के इलाके को अपने साम्राज्य के भीतर जीत लिया था। और इसने प्रतिहार शासक का जो अधीन जो गुजरात का क्षेत्र था यानी कि अरब सागर के तट, उसको भी अपने अधीन कर लिया था। इसने
पाल और प्रतिहार के अलावे दक्षिण के जो शासक थे पल्लव, उसको भी हराया, चोल साम्राज्य के शासकों को भी हराया और पांड्य शासकों को भी हराया। और इन्हीं शासकों को हराने के बाद इसकी साम्राज्य की सीमा कहां तक पहुंच गई थी? दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंच गई थी। तो गोविंद तृतीय जो है ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी हुआ अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को स्पेलिंग इसे भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, अमोघ वर्ष। इन्होंने 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी तक शासन किया था। यह भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने अपनी राजधानी जो है मान्यखेत स्थापित कराई थी। माल्यखेत अथवा मान्यखेट कहा जाता है इसे, है ना। ये इतना शक्तिशाली शासक था कि अरब यात्री सुलेमान जो उस समय भारत की यात्रा पर आया था, इसे कहा, सुलेमान ने कहा कि इस समय धरती पर 4 ही विश्व के महानतम शासक है, उस 4 में से एक ये है ना। ये इतना प्रभावित हुआ अरब यात्री सुलेमान कि इसे विश्व के 4 महानतम शासकों में से एक बताया, है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अरब व्यापारी सुलेमान जब भारत आया था तो उसने विश्व के 4 महानतम शासकों में से किस राष्ट्रकूट शासक को एक बताया था? तो इन्होंने अमोघ वर्ष को विश्व के सबसे 4 महानतम शासकों में से बताया था, है ना। इन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया था। इसका अगला शासक हुआ था कृष्ण द्वितीय। इन्होंने 878 ईस्वी से लेकर के 914 ईस्वी तक शासन किया था। बहुत ज्यादा इसने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, तो नहीं पढ़ना है। इसके बाद आया इंद्र तृतीय, इसके बारे में भी कुछ जानना नहीं है। अब अंतिम शासक है इंद्र कृष्णा तृतीय। इन्होंने 939 ईस्वी तक शासन किया था और कृष्णा तृतीय के बाद इस राष्ट्रकूट वंश का भी अंत हो जाता है, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्णा तृतीय है, ठीक है। कृष्णा तृतीय के बाद इस वंश का अंत हो जाता है। यदि ये अंतिम शासक है तो पहला शासक कौन था? हमने बताया था कि पहला शासक इस वंश का दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने इस वंश का जो है स्थापना किया था, है ना। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और इस वंश का अंतिम शासक कृष्णा तृतीय, ठीक है। इसके साम्राज्य की सीमा आप देख सकते हैं, यहां पर हमने दिखा दिया है साम्राज्य की सीमा। ये गुजरात के इलाके और यहां से कन्याकुमारी तक के इलाके इसके साम्राज्य के भीतर है, ठीक है। ये राष्ट्रकूट साम्राज्य है। अब इसके काल के प्रशासनिक जानकारी, इसके साहित्य, कला और वास्तुकला की थोड़ी उपलब्धियां देख लीजिए। इसके प्रशासन कैसी थी? तो सभी राजाओं की तरह ये भी राजा के जो राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे, राजा अपने सेना में सर्वोच्च हुआ करते थे। शिलालेखों के अनुसार इसका जो सिंहासन होता था ये उत्तराधिकारी वंशानुगत होता था। तो ये तो अभी भारत में जितने सारे हुए वो सारे वंशानुगत होते थे, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। इसने अपने साम्राज्य को क्या किया था? प्रांतों में विभाजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों का साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था, लेकिन प्रांत को उस समय राष्ट्र कहा जाता था। प्रांतों में विभाजित किया जाता था लेकिन प्रांतों को राष्ट्र कहा जाता था। और इसके जो अधिकारी होते थे राष्ट्र के, उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। यानी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री होता है वो इसके समय राष्ट्रपति हुआ करता था, है ना। यानी कि साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया जिसे राष्ट्र कहा जाता था। अब फिर प्रांतों को जिलों में विभाजित किया जाता था। इसके समय जिलों को विषय कहा जाता था, जिलों को विषय कहा जाता था। और विषय का जो प्रधान होता था उसे विषयपति कहा जाता था। विषयपति वर्तमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता था। वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषयपति, ठीक है। जिला के भीतर, जिला की जो छोटी इकाई थी उसे नाडू कहा जाता था। यानी कि वर्तमान में जो ब्लॉक होता था, प्रखंड जिसे कहते हैं, है ना, तो इस समय ब्लॉक को नाडू कहा जाता था। और नाडू के जो अधिकारी होते थे, प्रधान अधिकारी, वर्तमान में जो एसडीएम होता है, वैसे इस समय नाडू गौड़ा होते थे। वर्तमान एसडीएम को नाडू गौड़ा कहा जाता था राष्ट्रकूट काल में। इसके शासन काल में साम्राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और इस समय भी ग्राम ही कहा जाता था। और इसके प्रमुख को ग्रामपति कहा जाता था, ठीक है। तो ये इसकी प्रशासनिक संरचना थी, ये आप याद रखिएगा। ऊपर से नीचे साम्राज्य में तो राजा होता था, उसके नीचे राष्ट्रपति, उसके नीचे विषयपति, फिर उसके नीचे नाडू गौड़ा और सबसे नीचे ग्रामपति। ये इसकी प्रशासनिक संरचना थी। इसके काल के
साहित्य देख लीजिए। राष्ट्रकूट राजवंश को कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जब तक राष्ट्रकूटों का शासन काल था, इस समय कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में कई सारे लिटरेचर लिखे गए थे, कई सारे साहित्यों की रचना हुई थी, बहुत सारे कन्नड़ कवि थे जिन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ लिखे थे इस भाषा में। अमोघ वर्ष ने खुद भी एक ग्रंथ लिखा था। इसने अपने जो ग्रंथ लिखा था उसे कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमोघ वर्ष जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, इसने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कवि राजमार्ग, ये ग्रंथ का नाम है, और ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और ये कहा जाता है कि कन्नड़ भाषा का पहला ग्रंथ है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है ये कवि राजमार्ग। और इसकी रचना राष्ट्रकूट शासक दंत जो है अमोघ वर्ष ने कराया था। अमोघ वर्ष के दरबार में, एक तो अमोघ वर्ष खुद बड़ा साहित्यकार था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, और इसके दरबार में द्विभाषी कवि थे, असग है ना, एक कवि है, और दूसरा एक गणितज्ञ थे, महावीराचार्य। तो ये आप याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कवि असग किसके दरबारी थे, है ना। और दूसरा पूछा जाएगा कि महान जो गणितज्ञ थे महावीराचार्य, ये किसके दरबारी थे। तो ये दोनों राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे। इसके दरबार में एक और चीज है, दो और कवि थे जिसे आदि कवि कहा जाता है, पंप है ना, और पोन्न। ये दोनों कवि के नाम है जो कन्नड़ कवि हैं, पंपा और पोन्ना, ये दोनों कवि हैं कन्नड़ कवि। ये दोनों के दोनों इसी अमोघ वर्ष के शासन काल में रहते थे। पंपा ने आदि पुराण नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, जो कन्नड़ साहित्य में कहा जाता है कि कन्नड़ साहित्य की सर्वोच्च कृति है अब तक की। और दूसरा है पोन्ना, ये राजा कृष्ण के दरबारी हुआ करते थे, और इन्होंने जैन तीर्थकार जो शांतिनाथ है उसके जीवन पर एक बायोग्राफी लिखी थी, जीवन कीर्ति लिखी थी, है ना। आदि कवि पंपा ने क्या किया था, आदि पुराण लिखा था, है ना, और ये पोन्ना ने क्या लिखा था, जैन तीर्थकार शांतिनाथ के जीवन पर एक टिप्पणी लिखी थी। तो दोनों ये कन्नड़ साहित्य हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये भाषा और साहित्य हो गया। अब हम लोग इसके कला और वास्तुकला को देखते हैं, राष्ट्रकूटों की कला और वास्तुकला। महाराष्ट्र में जो एलोरा और एलिफेंटा की मंदिरें हैं, गुफाएं बनाई गई है, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा ही बनाया गया है ना। एलोरा के साथ साथ एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के जो हैं, ये राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा ही बनाया गया है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि एलोरा स्थित 5 जैन गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था अमोघ वर्ष ने। एलोरा की प्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर है, ये सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा फेमस है, और हमने बताया था कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है, ठीक है। ये दंती दुर्ग के शासनकाल में इसका बनना आरंभ हुआ था, है, और बाद में कृष्णा प्रथम के शासनकाल में इसका अंत हो जाता है। यानी कि 735 ईस्वी के आसपास बनना शुरू हुआ और 773 ईस्वी के आसपास इसका बंद हुआ, यानी कि 40-45 सालों इसके बनने में लग गए थे, इस मंदिर को बनने में लग गए थे। विश्व की पहली अर्धनारीश्वर की मूर्ति इसी काल में बनाई गई थी। वर्तमान में भी आप देखते हो ना, एक ही फोटो में भगवान शिव, आधे भाग में भगवान शिव की मूर्ति है और आधे भगवान में पार्वती की मूर्ति है, आधे फोटो में। ये पहली बार, विश्व में पहली बार इसी काल में बनाई गई थी। और इन गुफा को, इस जो है मूर्ति को, ये एलिफेंटा की गुफा में निर्मित किया गया था, और ये राष्ट्रकूट शासक के अधीन ही बनाया गया था। भगवान महेश की मूर्ति भी पहली बार इसी काल में बनाई गई थी, राष्ट्रकूट के शासनकाल में ही। इसके अलावा बहुत सारे गुफा हैं महाराष्ट्र में, जिसमें घुमेर लेना कहा जाता है, दशावतार की गुफा मंदिर, और साथ ही मुंबई में एक मंदिर है जिसे जोगेश्वरी की मंदिर कहा जाता है। ये भी राष्ट्रकूट शासकों के अधीन ही बनाए गए थे, राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में ही बनाए गए थे। इसके अलावा कर्नाटक में पडक्कल एक स्मारकों का समूह है, पडक्कल, ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूट शासकों ने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। इसमें एक काशी विश्वनाथ मंदिर है और दूसरा जैन नारायण मंदिर है। तो काशी विश्वनाथ का नाम सुन के आप इसे बनारस मत टिक लगा दीजिएगा, है ना। ये एक मंदिर का ग्रुप है पडक्कल में, मंदिर का ग्रुप मतलब यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। उसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की एक फोटो कृति भी बनाई गई है, कॉपी भी बनाई गई है यहाँ पर, और इसे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही बनाया गया है। इस काल के समाज संस्कृति के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रकूट सम्राट जो होता था, सभी प्रकार के अंतिम अधिकार रखता, व्याख्याता होता था। ये तो सभी राजा होते थे उस समय के, सर्वोच्च न्यायाधीश भी होते थे।
हमने देखा है कि गुप्त काल और मौर्य काल से ही होता था कि सब जितने प्रकार के व्यापारी होते थे अपने श्रेणियों में गठित होते थे और अपने श्रेणियों का प्रधान हुआ करता था। व्यापारियों के भीतर जो भी किसी प्रकार की झगड़ा होता था वो सारे झगड़ों का निपटान वो श्रेणी ही करते थे, श्रेणी संगठन ही करते थे, श्रेणी अथवा संघ करते थे, है ना। लेकिन यदि इस श्रेणी संगठन या इसे गिल्ड भी कहा जाता है कभी कभी, है ना, इन दोनों के बीच यदि आपस में झगड़ा हो तो इसका निपटान ये सर्वोच्च न्यायाधीश यानी कि राजा किया करते थे। इस समय भी समाज जो है व्यवसाय आधारित जातियों में विभाजित था। देखिए ये उत्तर भारत के समाज से अलग है। उत्तर भारत में जन्म के आधार पर जातियों का विभाजित हो गया, यानी कि यदि कोई निचली जाति में पैदा हुआ तो ऊपर कभी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय के आधार पर यदि कोई कुम्हार का काम कर रहा है तो वो कुम्हार है, बढ़ई का काम कर रहा है तो बढ़ई है, यानी कि उसका पुत्र यदि बढ़ई की काम छोड़ करके लोहार वाला काम करने लगे तो फिर लोहार बन जाएगा, है ना। ये इतना कठोर इसके समय जैसा नहीं है। उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था आप जाति परिवर्तन नहीं कर सकते उत्तर भारत में, यहाँ पर व्यवसाय आधारित है, ठीक है। ये चीज था। इसके धर्म और भाषा के बारे में हमने देख लिया था कि कन्नड़ भाषा इसकी काफी महत्वपूर्ण था। कन्नड़ के साथ साथ इस समय संस्कृत जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण था। हमने कवि राजमार्ग की लिखा था उसने, अमोघ वर्ष ने, उसको भी देखा। और साथ ही जो पंपा और पोन्ना की जो कृति है साहित्य भाषा के हमने ये भी देखा, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा राष्ट्रकूटों के पतन के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों का पतन जो है अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही शुरू हो गया था और इसी के शासनकाल में 972 ईस्वी के शासनकाल के आते आते परमार वंश के शासक ने इसे पराजित करके युद्ध में ही मार दिया था। और साथ ही इसकी जो राजधानी थी मान्यखेट, इस पर इतना भयंकर लूटपाट मचाया था कि उसकी राजधानी को लूट लिया था, जिसके कारण इस वंश का पतन होने पर चला गया। और इसके अंतिम शासक जो है क्या किया था, अंतिम शासक ने शर्म के कारण क्या किया, संलेखना विधि से आत्महत्या कर ली थी। जब इसकी राजधानी को लूटपाट लेगा, जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर उसको शासन करने के लिए बचेगा क्या, तो पूरी वो आत्महत्या ही करेगा, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो कुल मिला के आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमारा आज चल रहा था पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल में हमने बताया था कि कुल मिला के 10-12 चैप्टर हैं, है ना। पूर्व मध्यकाल में हमने बताया था कि 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर था पाल वंश से शुरू किया था, है ना। और पाल वंश को समाप्त करने के बाद हमने सेन वंश को भी देख लिया था, क्योंकि ये यही बंगाल का ही वंश था। पाल वंश के बाद हमने प्रतिहार वंश देखा, ठीक है। प्रतिहार वंश के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आज का था राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। ये पूर्व मध्यकाल के सबसे लंबे चैप्टर हैं, यानी कि अब जो आने वाले चैप्टर हैं, जो 7-8 चैप्टर बचे हुए हैं अब, वो सारे काफी छोटे छोटे हैं। हो सकता है कल 1-1.5 घंटा में सारे 8-9 चैप्टर समाप्त हो जाए। छोटे छोटे चैप्टर हैं तो बहुत ज्यादा उसको पढ़ने नहीं है। जैसे आज को हमने काफी डिटेल से पढ़ा ना, उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उसकी भाषा और साहित्य, उसकी वास्तुकला, उसकी कला, है ना, इतना कुछ उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि वो लोग शासक कमजोर शासक थे, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल नहीं की। तो फिर जब उपलब्धियां हासिल नहीं की तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो यही हमारा था आज का सेशन। हम लोग कल के सेशन में फिर से मिलते हैं, और इसका जो सेशन पार्ट 2 वाला हिस्सा है, यानी कि पूर्व मध्यकाल का भाग 2, वो हम लोग पढ़ेंगे। हमारे मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग होगा। और हम लोग परसों, यानी कि हम लोग परसों तो संडे है, अगले दिन जब हम पढ़ेंगे मंडे को, तो हम लोग सल्तनत काल पर आ जाएंगे। और सल्तनत काल वाला जो सेशन है हम लोग मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। कल यानी कि शनिवार को हम इसका पूर्व मध्यकाल का भाग 2 देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।